रिएक्टिव नेचर की होगी, सेम नेचर के हैं तो ये कोहेसिव नेचर की होगी। क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं, उसको हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं। तो पहला इसका पॉइंट लिखिए, दैट इज, पहला हो जाएगा द रिलेटिव मूवमेंट, लिखो पॉइंट लिखो, द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन, रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज प्रिवेंटेड, आरसीसी के लिए लिख रहे हैं हम लोग, द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज प्रिवेंटेड and intensity of adhesive force is called bond stress, is called bond stress। ठीक है, तो इसको हम लोग बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब ये आता है कि भाई हमारे पास में बॉन्ड स्ट्रेस को हम लोग आरसीसी स्टील के लिए, मतलब रेनफोर्समेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा कि अगर मान लो मैं इसके ऊपर, ये कंक्रीट का कोई ब्लॉक है जिसके अंदर ये बार लगा रखी है, मैं इसको इधर पुल करता हूं तो इस सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल बार की सरफेस पर लेंथ के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये जो है वो जो है एक तरीके से रजिस्टिंग फोर्स लगाएगा। और ये रजिस्टिंग फोर्स कितना होगा ये डिपेंड करेगा इसकी सरफेस और इसके बीच में कैसा बॉन्ड बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है दैट इज नोन एज द बॉन्ड स्ट्रेस। लेंथ के अलोंग हो रही है इसलिए इसका नाम हो गया लॉन्गिट्यूडनल। बार इधर जा रही है, रजिस्टिंग इधर हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस हो रही है, तो ये हो जाएगी शियर। तो बॉन्ड स्ट्रेस स्टील और कंक्रीट के बीच में लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस होती है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बॉन्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेस, इट इज लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस, इट इज लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस it is longitudinal shear stress acting on the surface between steel and concrete, surface between steel and concrete। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टील की सरफेस यानी कि रेनफोर्समेंट की सरफेस और कंक्रीट के बीच में जो स्ट्रेस होता है, इन दोनों की सरफेस के बीच में जो स्ट्रेस होता है उसको हम बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर सरफेस की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे सरफेस की बात करता हूं तो दोस्तों मेरे पास में दो तरह की बार होती है। एक होती है माइल्ड स्टील बार जिसको मैं प्लेन बार भी बोलता हूं, एक होता है मेरे पास में HYSD बार जिसके ऊपर कुछ ऐसे ग्रूव बने होते हैं या कुछ इस तरीके की लाइन बनी होती है, कुछ ऐसे बने रहते हैं, या फिर इसके ऊपर कुछ इस तरीके का थ्रेड बना रहता है। ये आपने देखा होगा रेनफोर्समेंट में। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे इन तीनों बार में, ये दोनों HYSD के एग्जांपल है, या CTD बोल दो या TMT बोल दो, ये सारे एक ही हैं। अब मैंने क्या बोला कि भाई रेनफोर्समेंट की सरफेस और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड स्ट्रेस होगा। तो भाई सीधी सी बात है यार, यहाँ वाली सरफेस पर ये वाली सरफेस बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। जिस तरीके से आपके हाथ में पेन है तो ये बिल्कुल प्लेन है, उसको अगर आप पकड़ोगे तो थोड़ा सा फोर्स लगाने से ये बाहर आ जाएगा और वैसी बात है बॉन्ड कम बना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये सरफेस प्लेन है तो कम बॉन्ड स्ट्रेस बनेगी। अगर ये रफ है, रफ का मतलब अगर ये डिफॉर्म्ड है, इस तरीके से ग्रूव बना हुआ है, ठीक है, तब ये जो होगा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर है। ये तो एक बात हो गई।
दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि एक तो बॉन्ड बन गया इनकी सरफेस को लेके, एक तो बॉन्ड बन गया सरफेस को लेके। अब इसको मैं दो नाम दे रहा हूं, एक नाम दे रहा हूं मैं मैकेनिकल रेजिस्टेंस। मैकेनिकल रेजिस्टेंस का मतलब है ये जो भी मैकेनिज्म किया गया, ऊपर जो थ्रेड बना रखे, ग्रूव बना रखे, ये क्या करता है, ये इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। इस वाले पार्ट को बोला जाता है मैकेनिकल रेजिस्टेंस या डिफॉर्म्ड बार की वजह से। क्लियर। दूसरा आता है फ्रिक्शन की वजह से। दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है फ्रिक्शन की वजह से। इसमें फ्रिक्शन की वजह से कम बॉन्ड होगा, इसमें ज्यादा होगा, और इन दोनों में बराबर होगा। ठीक है। तो बॉन्ड जो होता है वो इस फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है, मैकेनिकल की वजह से भी हो सकता है। ये दोनों ही कितना बन पाएंगे ये डिपेंड करता है कंक्रीट ने स्टील के साथ किस तरीके से बॉन्ड बनाया है। अगर आपने जो कंक्रीट बनाई है उसमें बहुत ज्यादा वाटर बाय सीमेंट रेशियो रख दिया तो ये जो है प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना पाएगी, मतलब प्रॉपर स्लरी नहीं बना पाएगी। स्लरी माने सीमेंट और सैंड का पेस्ट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे सीमेंट और सैंड के जो पेस्ट हैं उसको मैं बोल देता हूँ केमिकल गम, और ये केमिकल गम ही है जो क्या रहता है, रेनफोर्समेंट के साइड चिपक के जो है एक बॉन्ड बनाता है। तो अगर प्रॉपर गम नहीं बनाए, आपने चेंजेस कर दिए स्टार्टिंग में, तो फिर ये जो है इतना अच्छा बॉन्ड स्ट्रेस नहीं देगा। तो बॉन्ड स्ट्रेस बेसिकली तीन चीजों की वजह से आता है, एक तो केमिकल गम की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, और मैकेनिकल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द रीजन, यही लिखा हुआ आगे। तो बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एडेसिव रेजिस्टेंस, जो होता है ड्यू टू केमिकल गम बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। दूसरा आएगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जो कि होता है ग्रिपिंग ऑफ बार की वजह से, जितना अच्छा ग्रिप होगा उतना अच्छा फ्रिक्शन होगा। तीसरा आता है मैकेनिकल रेजिस्टेंस ड्यू टू डिफॉर्म्ड बार। तो इन तीनों की वजह से जो है कंबाइंडली इफेक्ट होता है और वो बॉन्ड स्ट्रेस देता है। नोट करो। चलिए, तो ये हमने जो है बॉन्ड बनता कैसे वो हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि बॉन्ड की वजह से जो स्ट्रेस होती है वो शियर स्ट्रेस होती है। मतलब ये रहा कि अब अगर मैं मान लो ये बोल देता हूं कि भी किसी भी बीम के अंदर मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेनफोर्समेंट दिया है, यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है दैट इज द टी, और यहाँ पे लग रहा है टी प्लस डी टी। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखना चाह रहा हूं मैं। बीम की लेंथ के अलोंग बेंडिंग मोमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे कम मोमेंट तो कम फोर्स, यहाँ पे ज्यादा मोमेंट तो ज्यादा फोर्स, हाँ या ना। तो अब मेरा जो मकसद होगा वो क्या होगा कि भाई बेंडिंग मोमेंट में चेंज की वजह से यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है दैट इज द m, यहाँ पे हो जाएगा m प्लस डी एम, फिर आगे ज्यादा हो जाएगा, फिर आगे ज्यादा हो जाएगा,
तो बेंडिंग मोमेंट में चेंज की वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होती हैं, बेंडिंग मोमेंट में चेंज की वजह से अलोंग द लेंथ ऑफ मेंबर, तो जो बेंडिंग मोमेंट में चेंजेस होता है उसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेस होती हैं वो कहलाई जाती हैं फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। फ्लेक्सर माने बेंडिंग, तो बेंडिंग में चेंज की वजह से, बेंडिंग चेंज किधर होता है? लेंथ के अलोंग। तो बेंडिंग में चेंज की वजह से, बेंडिंग मोमेंट में चेंज की वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होती है वो कहलाती है फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। ये तो बीम का हो गया। अगर मैं कॉलम की बात करता हूं तो मान लो मैंने इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाया, ये लगा देते हैं, मान लो मैंने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, एक्सियल कंप्रेशन। अब समझ में आता है एक्सियल का मीनिंग। अगर एक्सियल फोर्स की वजह से, एक्सियल फोर्स की वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होता है उसको एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस बोला जाता है। अब एक्सियल फोर्स दो तरीके के, टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। तो यही हमारा नेक्स्ट हो जाएगा टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। पहला होगा फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस और ये हो जाएगा इट इज ड्यू टू चेंज इन बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ बार। दूसरा होगा एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस, इट इज ड्यू टू व्हेन बार इज इन टेंशन एंड कंप्रेशन और कंप्रेशन, दोनों एक साथ नहीं लगते, टेंशन और कंप्रेशन। तो टेंशन और कंप्रेशन फोर्स की वजह से जो है वो बॉन्ड स्ट्रेस जो डेवलप होती है दैट इज नोन एज द एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस। नोट करो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। अब हमारा काम मकसद है कि भाई हम जो है वो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस कितना हुआ है वो हमें निकालना है, या डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस, कितनी बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हुई है उसका वैल्यू निकालना है। सो नेक्स्ट हो जाएगा फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस और डेवलप बॉन्ड स्ट्रेस, जिसको मैं डिनोट कर देता हूं टाउ बी डी डेवलप। टाउ बी डी डेवलप कितना हुआ है उसका वैल्यू हमें निकालना है, और ये कैसे निकाला जाएगा वो हम देख लेते हैं। चलो तो इसमें क्या कहानी होगी इसको देख लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें सेम वही चीज हम लोग करेंगे, दैट इज द ये कोई एक सेक्शन है, लुक एट दिस, हियर इट इज, और यहाँ पे हमने न्यूट्रल एक्सिस मान लेते हैं, और इसमें जो है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, लुक एट दिस। यहाँ पे सेक्शन 1-1 की अगर हम बात करें तो 1-1 पे मोमेंट होगा m, दिस इज द सेक्शन 1-1। जब यहाँ पे m मोमेंट लग रहा है और ये मेरे पास में हो जाएगा बार, दिस इज द बार,
तो दिस इज द रेनफोर्समेंट हो जाएगा ये ऐसे, दिस इज द रेनफोर्समेंट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा दैट इज द सी, इधर हो जाएगा सी और इधर की साइड हो जाएगा दैट इज द टी, और ये जो मोमेंट लग रहा है वो हो जाएगा m, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज द ZD, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा ZD। दूसरा मैं सेक्शन ले लेता हूं dx डिस्टेंस पे, तो ये dx डिस्टेंस पे मैं एक दूसरा सेक्शन ले लेता हूं, दिस इज द 2-2 सेक्शन, और यहाँ पे मोमेंट हो जाएगा m प्लस dm, और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा c प्लस dc, एंड यहाँ पे हो जाएगा दैट इज द t प्लस dt। यहाँ पे जो मोमेंट एक्ट होगा वो हो जाएगा m प्लस dm, दोनों के बीच की जो दूरी होगी दैट इज द ZD, दैट इज द ZD। क्लियर? मैं ये अच्छे से जानता हूं कि भाई इस अनबैलेंस टेंसाइल फोर्स की वजह से यहाँ पे शियर आएगा। यही डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में जब किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि इस अनबैलेंस की वजह से नेचर ऑफ शियर कैसा है, Q का वैल्यू कैसा है, तो वो हमने निकाला था Q इज इक्वल टू V अपॉन B इंटू ZD से। दिस इज द नेचर ऑफ द शियर। ये नहीं बताता कि कितना हुआ है, कैसे रजिस्ट हुआ ये है। अब हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है कितना हुआ, डेवलप कितना हुआ, तो जितना ज्यादा dt होगा उतना ज्यादा डेवलप होगा। तो यहाँ पे जब ये dt इधर की साइड लग रहा है तो जो बॉन्ड स्ट्रेस यानी कि जो शियर स्ट्रेस होगा, बॉन्ड स्ट्रेस जो होगा दैट इज द टाउ BD डेवलप इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हमारा मकसद है dt निकालना, तो क्या लिखें, सेक्शन 1-1 पे अगर हम देखें तो सेक्शन 1-1 पे हो जाएगा दैट इज t इज इक्वल टू नॉट t, ये हो जाएगा दैट इज m इज इक्वल टू t इंटू ZD, दिस इज द इक्वेशन 1। सेक्शन 2-2 पे अगर हम देखें तो सेक्शन 2-2 पे हो जाएगा दैट इज m प्लस dm इज इक्वल टू t प्लस dt इंटू ZD, दिस इज द इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, माइनस इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा अनबैलेंस्ड टेंसाइल फोर्स, ये क्या हो जाएगा m प्लस dm माइनस m इज इक्वल टू t प्लस dt j इंटू d माइनस t j इंटू d, यहाँ से हो जाएगा दैट इज dm इज इक्वल टू dt ZD। तो अनबैलेंस्ड टेंसाइल फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड टेंसाइल फोर्स दैट इज dt इज इक्वल टू dm बाय ZD, dm बाय ZD। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, dm बाय ZD। क्लियर है? अब ये dt क्या करेगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा, तो यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स कितना होगा, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो भाई रजिस्टिंग फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए रजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, ये आपके पास में एक dx लेंथ है, दिस इज द dx लेंथ, राइट। dt लग रहा है इधर, तो ये पूरी बार पे कितना शियर रजिस्ट होगा, तो ये सरफेस एरिया इनटू दिस स्ट्रेस, तो ये फोर्स आ जाएगा। ये पूरा सरफेस एरिया इस बार का सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे, पेरीमीटर इनटू दिस लेंथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, पेरीमीटर पाई इंटू dx, ये मैंने लिखा कुछ ऐसे, ठीक है। ये dx लेंथ है, तो मुझे अगर इसका सरफेस एरिया लिखना तो क्या लिखूंगा, इसका डाया मुझे दे रखा फाई, तो ये हो जाएगा पाई इंटू फाई पेरीमीटर इंटू dx लेंथ, तो ये हो जाएगा dx। तो ये सरफेस एरिया आ गया एक बार का, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इससे टाउ BD डेवलप से, तो ये एक बार का रजिस्टिंग फोर्स आ गया। ये एक बार का क्या आ गया, रजिस्टिंग फोर्स आ गया। अब मेरे पास में जो है
नंबर ऑफ बार ज्यादा हो सकती है, तो जब नंबर ऑफ बार ज्यादा हो सकती है तो हम लोग क्या लिखेंगे, n इंटू पाई इंटू फाइव इंटू डी एक्स इंटू टाउ बी डी डेवलप। n हो जाएगा नंबर ऑफ बार, n हो जाएगा नंबर ऑफ बार। n इंटू पाई इंटू फाइव क्या है, n इंटू पाई इंटू फाइव है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल बार। तो मैं इसको एक अलग नोटेशन से लिख देता हूं, दैट इज समेशन ओ इंटू डी एक्स इंटू टाउ बी डी डेवलप। और ये हो जाएगा व्हाट इज द समेशन ओ हियर, तो समेशन ओ हो जाएगा सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल बार, पेरीमीटर ऑफ ऑल बार, सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल बार। तो दिस इज द रजिस्टिंग फोर्स, एफ आर से डिनोट कर देता हूं। सो ये हो जाएगा ये हो जाएगा रजिस्टिंग फोर्स एफ आर। क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब देखो इधर, जितना dt होगा उतना ही रजिस्टिंग फोर्स होगा, और मेरा इंटरेस्ट है इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या कर देता हूं, बराबर कर देता हूं। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 4, तो यहां से हो जाएगा दैट इज dt इज इक्वल टू एफ आर, dt हो जाएगा dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू समेशन ओ डी एक्स इंटू टाउ बी डी डेवलप, समेशन ओ डी एक्स इंटू टाउ बी डी डेवलप, टाउ बी डी डेवलप। ये मुझे निकालना है, दैट इज माई एम। तो टाउ बी डी डेवलप का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा दैट इज, इसको ये रखता हूं, बाकी सारा इधर भेज देता हूं। तो ये dt क्या लिखा हमने, dt क्या है, dt dm बाई जेडी, ये मिस्टेक बाद में है, dm बाई जेडी, दिस इज द dm बाई जेडी। तो ये हो जाएगा dm बाई जेडी, जेडी इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, dm बाई डी एक्स इंटू समेशन o इंटू जेडी, समेशन o इंटू जेडी। क्लियर है? राइट। अब मैं ये जानता हूं कि dm बाई dx क्या होता है, dm बाई dx होता है दैट इज द शियर फोर्स, dm बाई dx जो होता है दैट इज द शियर फोर्स। सो यहां से अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा टाउ बी डी डेवलप इज इक्वल टू v अपॉन समेशन o इंटू जेडी, दैट इज द बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप, दैट इज द बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप। इतना बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हुआ है। अब ये बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू किसी भी सिचुएशन में परमिसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला इसमें लिख सकते हैं टाउ बी डी डेवलप शुड नॉट मोर देन टाउ बी डी परमिसिबल। और ये कितना होगा वो हम लोग कोड से देख लेंगे, नोट करो पहले इसको। मान लो हो गया, मान लो कैसे, मान लीजिए मेरे पास में 4 बार दी गई 25 mm डाया की, 4 बार दी गई 25 mm डाया की, उसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू इससे ज्यादा हो गया, परमिसिबल से ज्यादा हो गया। अब क्या करें भाई, हमें अगर सेफ रखना है, अगर हमें सेक्शन को सेफ रखना है बॉन्ड के अंदर, तो क्या करेंगे, टू कीप सेफ इन बॉन्ड, टू कीप सेफ इन बॉन्ड, सेफ इन बॉन्ड, बॉन्ड में सेफ रखने के लिए, सेफ रखने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया दोस्तों कि टाउ बी डी डेवलप का वैल्यू, टाउ बी डी डेवलप का वैल्यू लेस देन होना चाहिए टाउ बी डी परमिसिबल से, ये लेस देन होना चाहिए। ये वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील और स्टील के रेस्पेक्ट में क्या है वो आगे देखेंगे। ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है।
अगर मुझे इसको लेस करना है तो भाई मेरे पास में यही बचता है, इसी के अंदर चेंजेस करेंगे। तो अगर मुझे इसको कम करना है तब मेरे पास में चॉइस क्या बचती है कि भाई इसको बदल दूं, नहीं बदल सकता, ये लोड पे और बीम के स्पान पे डिपेंड करता है, इसको नहीं बदल सकता। डी चेंज, डेप्थ ऑफ द बीम में चेंज कर नहीं सकता। जे इज द कांस्टेंट, ये चेंज कर नहीं सकता। तो अगर मुझे इसको कम करना है तो भाई मेरे पास में एक ही चॉइस बचती है कि इसको बढ़ा दें। व्हाट इज दिस? ये आया है मेरे पास में सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल बार, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल बार, जितने भी बार है उनकी पेरीमीटर का सम। ठीक है, अब मैं ये अच्छे से जानता हूं कि अगर मेरे पास में मान लीजिए ये कोई है 3 बार है 25 mm डाया की, 25 mm डाया की है, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा वो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई इंटू फाइव, इसका भी हो जाएगा पाई इंटू फाइव, और इसका भी हो जाएगा पाई इंटू फाइव। हाँ या ना? अगर मैं यहां से जो स्टील आता है, यहां से जो एरिया ऑफ स्टील आता है, इसी स्टील के लिए मैं क्या कर देता हूं, ये 25 mm डाया का था, मैं इसी स्टील के लिए, इसी एरिया ऑफ स्टील के लिए बार का डाया रिड्यूस कर देता हूं और वो 16 mm कर देता हूं। और मान लो इससे मेरे पास में जो है नंबर ऑफ बार डेफिनेटली 3 से तो ज्यादा ही होगी। और अगर मैं इन सब का पेरीमीटर देखता हूं तो भाई मेरे पास में ये पेरीमीटर जो है वो इस पेरीमीटर से तो ज्यादा ही आएगा, ज्यादा ही आएगा। तो अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो चॉइस क्या रहती है, सेम एरिया ऑफ स्टील के लिए ग्रेटर नंबर ऑफ बार विथ लेसर डाया का प्रोवाइड करेंगे। आगे समझ में? तो ये हो जाएगा टू कीप सेफ इन बॉन्ड, यानी कि दिस वैल्यू वी प्रोवाइड greater number of bar with lesser dia keeping the area of steel same, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको सेफ रखते हैं। तो ये चीज जो है एग्जाम में कई बार पूछी गई, अगर जो पीवाईक्यू बना रहा होगा उसको ये लाइन कई बार देखने को मिली होगी, तो नोट कर लो 1 और 2। WSM में कितना होगा वो भी हम बता देते हैं, वापस बता देता हूं, इसको देख लो। का वैल्यू हुआ है किसकी वजह से, dt की वजह से, वो वैल्यू परमिसिबल से कम रहना चाहिए, परमिसिबल से कम रहना चाहिए। अब इसको मैं दोबारा बता देता हूं, dt तक तो जहां तक मुझे विश्वास है यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड लगा दिया तो क्या होगा, ये यहाँ पे बॉन्ड में फेल भी हो सकता है, क्योंकि आखिरकार बॉन्ड बन किसके बीच में रहा, कंक्रीट और स्टील के बीच में बन रहा है। तो कंक्रीट की अपनी कैपेसिटी होगी ना उसको बॉन्ड के द्वारा होल्ड करने की, उससे ज्यादा तो बना नहीं सकता। तो एक कोई फिक्स वैल्यू है मेरे पास में जो मैक्सिमम है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस लोड की वजह से यहाँ पे आया कितना है, डेवलप कितना हुआ है, तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे फोर्स हो गया अनबैलेंस टेंसाइल फोर्स, इसको रजिस्ट करेगा बॉन्ड रजिस्टिंग फोर्स के द्वारा, और रजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, रजिस्टिंग फोर्स हो जाएगा ये बार का डाया, मैंने इतना सा पोर्शन मैंने उठा के यहाँ बना दिया, दिस इज द dx लेंथ, यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर, ये क्या हो जाएगा, इसका डाया फाई दे रखा है। तो ये सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पाई इंटू फाइव इंटू दिस लेंथ। तो ये हो गया मेरे पास में सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया पे कितना डेवलप हुआ है, इतना डेवलप हुआ है। तो ये आ गया मेरे पास में रजिस्टिंग फोर्स। अगर ये 10 यूनिट का लग रहा है तो ये रजिस्टिंग फोर्स कितना हुआ, तो दैट इज द 10 यूनिट का।
एक बार पे। अगर यहाँ पे मेरे पास में 4 बार लगी होगी तो चारों बार मिलके जितना ये लग रहा है उतना अंदर रजिस्ट करेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि भाई यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ बार ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, एक से ज्यादा ही रहती हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू पाई इंटू 5, जहां पे n होगा नंबर ऑफ बार। अब इस टर्म को मैंने अलग से नाम दे दिया, दैट इज द समेशन ओ, और समेशन ओ को बोला हमने पेरीमीटर ऑफ सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल बार। अब दिस इज द फाइनल रजिस्टरिंग फोर्स जो होगा इसके बराबर, और यहां से हमने जो है वो सोल्व करके ये वैल्यू निकाल लिया, और यहां से हमें कंक्लूजन ये मिल गया कि टाउ बी डी डेवलप, अगर ये वैल्यू का, ये जो वैल्यू हुआ है ये लोड की वजह से डेवलप हुआ है, और ये वैल्यू कभी भी कोड के द्वारा जो वैल्यू दी गई है, जो कि परमिसिबल वैल्यू है कि पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट और इस स्टील के लिए इतना ही अलाउ कर सकते हैं, उस वैल्यू से ये ज्यादा कतई नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो गया तो बॉन्ड में फेल हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे इसको बॉन्ड में सेफ रखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हमें यहाँ पे ये कंक्लूजन मिला कि भाई टाउ बी डी डेवलप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है समेशन ओ के। तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्टील को सेम रखते हुए कम डाया की ज्यादा बार लगाते हैं, तो ग्रेटर नंबर ऑफ बार विथ लेसर डाया। तो हम टाउ बी डी डेवलप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है समेशन ओ के। तो हम क्या, उसमें क्या रहेगा कि मेरे पास ये बढ़ जाएगा, पेरीमीटर बढ़ जाएगा, ज्यादा बार होगी तो डाया कम होगा, तो ये बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ये कम हो गया, ये अगर कम हो गया तो इसका वैल्यू परमिसिबल से लेस आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यू आता है कि टाउ सी का वैल्यू, परमिसिबल का वैल्यू कितना। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस यानी कि टाउ बी डी परमिसिबल, ग्रेड ऑफ कंक्रीट 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड सो ऑन। बॉन्ड स्ट्रेस व्हेन प्लेन बार यानी कि माइल्ड स्टील बार जब टेंशन में है, माइल्ड स्टील बार जब टेंशन में है तब परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा रेस्पेक्टिव ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, तो ये वैल्यू है। क्लियर? तो ये वैल्यू दे रखा है, दैट इज इन WSM, ये हो जाएगा इन WSM, और ये वैल्यू हो जाएगा इन LSM। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस वैल्यू इज इन WSM एंड ये वैल्यू हो जाएगा LSM में, नोट करिए।
चलिए, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना, दिस इज इन WSM एंड दिस इज इन LSM। और इसमें जो है आप जो है ये 2-3 डेटा याद रख सकते हैं। 20 और 25 के लिए ये वैल्यू याद रख लीजिएगा, जो मैं राउंड में कर रहा हूँ ये वैल्यू याद रख लीजिए, दैट्स एनफ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे का जो पोर्शन है दैट विल डिस्कस इन टुमारो क्लास, दैट मॉर्निंग 8 o'clock। थैंक यू। Hello everyone, good morning to all. Okay, in the last class we have started the topic that is the bond and development length, and we have discussed some point regarding of this topic. So कोई डाउट है किसी को अभी तक जो भी करवाया गया है तो पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी जो मुझे डाउट जो दिखे हैं यहाँ पे कि सर जो है इन चीज़ को दोबारा बता दीजिए, उसमें से डाउट 1 जो है किसी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर केमिकल, फ्रिक्शनल और मैकेनिकल रेजिस्टेंस बॉन्ड जो होता है इन तीनों की वजह से होता है, तो इसका मीनिंग बता दीजिए ये क्या है और कैसे है, इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखता हूं तो दोस्तों केमिकल का मतलब ये होता है केमिकल का मतलब ये होता है कि जब सीमेंट पेस्ट जो होता है, सीमेंट पेस्ट जो होता है, ये सीमेंट पेस्ट कंक्रीट स्टील के चारों साइड चिपक के जो है चिपकता है, तो कैसे चिपकेगा, मतलब उसको बॉन्ड बना, चिपकने को बॉन्ड बोल सकते हैं। तो ये जो होता है एक ये जो पेस्ट होता है, ये स्लरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये उसके साइड चिपक के एक सॉलिड फॉर्म, सॉलिड माने एक यूनिट बना लेती है RCC का। तो ये कितना परफेक्टली उससे बॉन्ड बना पा रहा है वो भी डिपेंड करता है। अगर मैं लोअर ग्रेड के लिए वैल्यू देखता हूँ, अगर इसमें जो है कंक्रीट जो है अगर लोअर ग्रेड का है तो फिर ये बॉन्ड की ये जो इसके साथ बॉन्ड बनेगा थोड़ा कम रहेगा। जैसे जैसे हायर ग्रेड पे जाते हैं ये उतना अच्छा बॉन्ड बना पाता है, ठीक है ना भाई। कंक्रीट बेसिकली बना किससे है, सीमेंट से, सैंड से, एग्रीगेट से और एडमिक्सर से, ठीक है, उसी से कंक्रीट बना है। और कंक्रीट के अंदर मेन जो पैरामीटर रहता है, मेन माने जो बॉन्डिंग के लिए रहता है, वो तो सीमेंट ही रहता है, ठीक है ना। तो ये इसकी वजह से है, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल गम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल गम। तो जितना अच्छा ये गम होगा, गम माने जितना अच्छा ये बॉन्ड बना पाएगा उतना अच्छे से रेजिस्ट कर पाएगा। तो ये तो मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उसकी नेचर के हिसाब से है। ये दोनों दिखने में एक जैसे अलग अलग नहीं है। मैकेनिकल रेजिस्टेंस होता है कि जो बार आप फ्रिक्शनल, जो बार आप यूज कर रहे हैं उस बार का सरफेस कैसा है। सरफेस माने अगर प्लेन बार है, माइल्ड स्टील बार है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो लेस रहेगा। फ्रिक्शन लेस रहेगा तो बॉन्ड की वैल्यू क्या रहेगी, लेस रहेगी। बॉन्ड की वैल्यू क्या रहेगी, लेस रहेगी। वहीं अगर मैं माइल्ड स्टील की बात HYSD स्टील की बात करता हूँ तो इसमें जो फ्रिक्शन रहता है ज्यादा रहता है, मोर रहता है। मोर क्यों रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ग्रिप बने रहते हैं। तो इसमें फ्रिक्शनल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हम लोग उसकी सरफेस को देख के बात कर रहे हैं कि जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा है वो ज्यादा बॉन्ड अच्छा बना पाएगा। और अब ये जो ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से जो हम लोग बोलते हैं बॉन्ड अच्छा बना पा रहे हैं, उस नेचर को बोला जाता है मैकेनिकल रेजिस्टेंस। मैकेनिकल माने कि जब आप उसको फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्म बार के ऊपर जो ग्रूव बने होते हैं, जो लंग्स होते हैं या जो कोरिगेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, बेटर तरीके से एक मैकेनिज्म बना पाते हैं। उस मैकेनिज्म को बोला जाता है मैकेनिकल रेजिस्टेंस। मैकेनिकली माने उसके ऊपर जो अरेंजमेंट किया गया, दैट मेक श्योर दैट कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये डाउट पूछा गया। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट का, ये शायद कल पूछ लिया गया था, वी यूज HYSD इन LSM देन व्हाई माइल्ड स्टील इन टेबल। कल हमने जो टेबल देखा था उस टेबल के अंदर हम लोग ये लिखे थे, उस टेबल में हम लोग ये लिखे थे कि ये डेटा लिखा गया WSM के लिए और ये लिखा गया LSM के लिए। ये मैंने कल बोल दिया था। अब हम ये जानते हैं कि डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेस देखूंगा तो WSM में ये होगा, LSM में ये होगा।
तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी पहले इसी चीज को देख लो, ये जितना अच्छा कंक्रीट होगा उतना ही अच्छा बॉन्ड बना पाएगा। लुक एट दिस, जितना हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट जा रहे हैं उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जा रही है, उतनी ही बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसमें। सो नाउ इट इज इन WSM, इट इज इन LSM। बट ये जो डेटा लिखा गया है, ये जो डेटा लिखा गया है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन और ग्रेड ऑफ स्टील के लिए लिखा गया है। ये जो डेटा लिखा गया है पर्टिकुलर सिचुएशन और ग्रेड ऑफ स्टील के लिए लिखा गया है। क्या सिचुएशन है? बॉन्ड स्ट्रेस व्हेन प्लेन बार, प्लेन माने माइल्ड स्टील बार, माइल्ड स्टील बार अगर टेंशन में है, माइल्ड स्टील का मतलब है कि भाई बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर कोई भी तरह का जो है वो ग्रूव या थ्रेड नहीं है या लंग्स नहीं है, तो उस टाइम जब ये बार टेंशन में होगी तब कितना बॉन्ड बना पाएगी? प्लेन बार जब टेंशन में होगी तब कितना बॉन्ड बना पाएगी? तो पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए ये डेटा आपको दे रखा है। एंड मैंने ये भी बोला था कि भाई ये दोनों डेटा का वैल्यू आपको याद रखना है, ये वाला, क्योंकि ये पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव के अंदर, सो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब आगे से बात करते हैं। कोई डाउट तो शायद नहीं है किसी का भी, अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास माइल्ड स्टील बार अगर टेंशन में है तो वैल्यू ये है। अब हम ये अच्छे से जानते हैं कि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर मैं बार को, माइल्ड स्टील बार की बात कर रहा हूं, अगर मैं बार को जो है वो कंप्रेशन साइड में यूज करूंगा तो क्या होगा? कंक्रीट वहां पे खुद जो है लोड ले रही है और कंप्रेस अगर होगी तो ज्यादा अच्छे से रेजिस्ट कर पाएगी, तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा और उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस होगा वो वैल्यू डेफिनेटली इससे ज्यादा ही होगी, क्योंकि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग रहती है, टेंशन में खुद वीक रहती है, तो इतना प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना पाएगी। तो ये टेंशन के रिगार्डिंग है। अगर मैं इसको कंप्रेशन में कर देता हूं, अगर मैं कंप्रेशन में कर देता हूं, अगर मैंने बार को कंप्रेशन में अगर यूज कर लिया, तब उस केस में जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस है, कौन सी वाली? ये जो टेबल में लिखी है दिस वैल्यू, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बाय 25%। व्हाई इट इज इंक्रीज? बिकॉज कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड ये टेंशन के बजाय कंप्रेशन में ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना पाएगी रेनफोर्समेंट के साथ। दूसरा, अगर मैं माइल्ड स्टील की जगह HYSD, TMT या CTD बार अगर यूज करता हूं, तो इनके ऊपर जो है लंग्स बने होते हैं, ग्रूव बने होते हैं, थ्रेड्स होती हैं, ये डेफिनेटली माइल्ड स्टील बार से ज्यादा बॉन्ड रेजिस्टेंस देगी, देगी नहीं देगी? तो कितना ज्यादा देगी? तो उस केस में क्या हो जाएगा? परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज बाय 60%। ठीक है, अगर मैं विंड और अर्थक्वेक फोर्स को शामिल करता हूं डिजाइन में, तो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज बाय 33.33%। दैट इज द वन। अब पॉइंट ये आता है कि इनको समझे कैसे, मतलब ये समझे इसको कैसे हम लोग समझे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक बात कर लेते हैं सिंपल सी। देखिए क्या होगा, अगर मैं बोलता हूं भाई एग्जांपल, ये आपको लिखना है लास्ट के अंदर। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास M20 कंक्रीट है, M20 कंक्रीट है और माइल्ड स्टील यूज किया गया है ना? अब सुनना ध्यान से, माइल्ड स्टील यूज किया गया है और ये टेंशन में है, और ये टेंशन में है, तब उस केस में टाउ BD परमिसिबल कितना होगा? टाउ BD परमिसिबल का वैल्यू कितना होगा? सो वी नो दैट क्या होगा? M20 कंक्रीट के लिए परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस हो जाएगा 1.2। सो दिस वैल्यू इज, माइल्ड स्टील टेंशन में है तो ये कितना हो जाएगा M20 के लिए? 1.2। सो दिस वैल्यू इज द 1.2 मेगापास्कल। ठीक है, अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं? मैं ये चेंज कर रहा हूं कि माइल्ड स्टील जो है दोस्तों, ये मेरे पास में कंप्रेशन में हो जाती है। माइल्ड स्टील किस में हो जाती है? कंप्रेशन में हो जाती है। तब उस केस में टाउ BD परमिसिबल जो है दैट इज इंक्रीज बाय 25%। तो दैट वैल्यू इज हाउ मच? 1.25 इंटू 1.2, जो भी वैल्यू आता है। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। अब हम दूसरा देख लेते हैं वापस। माइल्ड स्टील अगर टेंशन में है, अगर टेंशन में है
तब उस केस में टाउ बी डी परमिसिबल जो हो जाएगा, टाउ बी डी परमिसिबल जो हो जाएगा, दैट वैल्यू इज 1.2 मेगा पास्कल। अब मैं माइल्ड स्टील को क्या कर दे रहा हूँ, माइल्ड स्टील को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ HYSD स्टील में, और रख उसको टेंशन में ही रहा हूं, मैं उसको टेंशन में ही रहा हूं। तो भाई मैं ये जानता हूं कि अगर मैं माइल्ड स्टील को HYSD स्टील में कन्वर्ट कर देता हूं, तब उस केस में वैल्यू जो है, दैट वैल्यू इंक्रीज बाय 60%। सो हियर द वैल्यू इज इंक्रीज बाय 60%, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा 60% से। सो नाउ द वैल्यू बिकम्स 1.60 into 1.2, and this value is when the HYSD bar is in tension। अगर मैं इसको कंप्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूं, इस बार को मैं HYSD को अगर मैं कंप्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूं, तब क्या होगा, ये वैल्यू जो टेंशन में है, दिस वैल्यू इंक्रीज बाय 60%, टाउ बी डी परमिसिबल का वैल्यू जो है, दैट वैल्यू इंक्रीज बाय 25%। सो दैट वैल्यू इंक्रीज बाय 1.25 कंप्रेशन के लिए, और ये हो जाएगा दैट इज 1.60 into 1.2 दिस वन। क्लियर है? 1 point, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है बेटा? और ये चीजें अगर आपने पेपर देखे होंगे तो ये कई बार पूछेंगे, नॉट ए सिंगल टाइम्स, मेनी टाइम्स। नोट करो। राजन कितना हो गया? कुछ नहीं, जस्ट स्टार्ट किए हैं राजन, फटाफट नोट करिए। चलिए, तो जब बार को कंप्रेशन में करेंगे, अगर HYSD है तो HYSD को, अगर माइल्ड स्टील है तो उसको, अगर मैं कंप्रेशन में कन्वर्ट करूंगा देन वैल्यू इंक्रीज बाय 25%। माइल्ड स्टील को HYSD, CTD या TMT में कन्वर्ट करूंगा तो दैट वैल्यू इंक्रीज बाय 60%। एंड अगर विंड एंड अर्थक्वेक लोड अगर मैंने शामिल किया है डिजाइन के अंदर, देन द होल वैल्यू विल इंक्रीज बाय 33.33%। ओके, एंड हियर इज द एग्जांपल। माइल्ड स्टील को अगर मैंने टेंशन में रखा, दैट वैल्यू इज द 1.2। इफ आई कन्वर्टेड टेंशन इनटू कंप्रेशन, then the value increased by 25% and the value is 1.25 into 1.2. Now again second example, mild steel is in tension, the tau BD permissible is 1.2. If suppose I convert mild steel to HYSD and keep in tension, then the value is increased by 60%. Mild steel to HYSD, the value increased by 60% and the value is 1.6 into 1.2. Now this HYSD is in tension. If suppose I convert this tension into compression, then this value which is in tension increase by 25% and the value is this. Okay, so by this we can apply the concept जो हमने अभी भी लिखा है, नोट कर लो।
कितने पेज स्किप करूं? मैं अभी आया, आधा पेज। सिद्धार्थ, कल लाइट चली गई थी तो बीच में बॉन्ड वाली क्लास छोड़ना पड़ गई थी, तो आसान। हाँ बिल्कुल समझ में आ जाएगी अंकित, अभी जब स्टार्ट किए हैं। फटाफट लिखिए सब लोग, क्विक। माइल्ड स्टील टेंशन में होगा तो वैल्यू ये, कंप्रेशन में होगा तो वैल्यू दिस इंक्रीज बाय 25%, इंक्रीज बाय 25%, एंड HYSD में करेंगे तो इंक्रीज बाय 60%, एंड दिस इज द वन। और कंप्रेशन में होगा तो अगेन दिस इंक्रीज बाय दिस वन। चलिए, सो दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेस कि भाई कितना होगा, एंड दिस इज ऑल फॉर द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। ये जो वैल्यू आया है दैट इज द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन द रेस्पेक्टिव कंडीशन। सो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दैट इज द डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दैट इज द डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ, तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है और कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, बाद में मैं सिस्टमेटिकली सारा लिखवा दूंगा क्या हो रहता है। मान लीजिए भाई मेरे पास में किसी भी बीम के ऊपर जो है, इस तरीके से मान लेते हैं कि भी मेरे पास में जो लोड लग रहा है दैट लोड इज द, यहाँ पे जो लोड लग रहा है दैट इज द P, टेंसाइल लोड मान लेता हूँ कि इतना टेंसाइल लोड लग रहा है, राइट। इस टेंसाइल लोड जो बार के बाहर लग रहा है, मतलब जो है आउटसाइड पे लग रहा है, एक्सटर्नली लग रहा है, तो ये जो लोड होगा वो रजिस्ट होगा यहाँ पे, दिस इज द बॉन्ड के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा, हियर इट इज, दिस इज द वन, ठीक है। तो ये मैं वैल्यू ले लेता हूँ टाउ बी डी परमिसिबल। परमिसिबल माने मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम कितना रजिस्ट कर सकती है वो इतना जो है बॉन्ड में वैल्यू दे सकती है। इसका डाया हो जाएगा, इसका डाया हो जाएगा दैट इज द फाइन, डाया हो जाएगा फाइन। और ये जो लेंथ है दैट इज द एलडी, जो बीम के अंदर एम्बेडेड की गई है, रेनफोर्स की गई है, अंदर लगाई गई है, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या होगा देखिए अब आप सिंपल सा देखो, मेरे पास वेरिएबल क्या, किस चीज को निकालना चाह रहा हूं। पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास में 10 किलो न्यूटन का लोड रहता है, ये टेंसाइल लोड जो एक्सटर्नली है अगर 10 किलो न्यूटन का है, तो मैं इस बार को इस कंक्रीट मेंबर में कितना अंदर तक लगाऊं कि ये बाहर वाला लोड ट्रांसफर हो जाए। अगर 20 यूनिट का है तो और ज्यादा लगाएंगे, 30 यूनिट का है तो और ज्यादा अंदर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तो कहने की बात ये है कि अगर बाहर जितना ज्यादा फोर्स होगा या लोड लग रहा होगा, हम इंटरनली उतना ही ज्यादा, उतना ही इक्विवेलेंट रजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेंगे। और इसमें हमने, हमारे पास रजिस्टिंग फोर्स हम ये जानते हैं कि सरफेस एरिया इनटू स्ट्रेस, तो सरफेस एरिया इनटू स्ट्रेस ये क्या हो जाएगा, रजिस्टिंग फोर्स होगा। तो टाउ बी डी हमने जो स्ट्रेस होती है वो हमने परमिसिबल यूज कर ली, हमने परमिसिबल वैल्यू यूज कर ली कि मैक्सिमम इतना ही बॉन्ड स्ट्रेस दे पाएगी। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया में पेरीमीटर पाई इंटू फाई कांस्टेंट है, बचा क्या, एलडी। तो मेरे पास में दोस्तों वेरिएबल जो आता है वो एलडी होगा, वेरिएबल क्या होगा, एलडी होगा। अगर 10 किलो न्यूटन का है तो कितना अंदर एम्बेडेड करें, कितना अंदर तक लगाएं, तो एलडी कितना रखें। 20 यूनिट का लग रहा तो कितना अंदर तक करें,
30 का कर रखा है तो कितना अंदर तक लगा है। तो पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही बार ये अंदर एम्बेडेड होगी। ठीक है, तो जितना लेंथ हम लोग एम्बेडेड कर रहे हैं ताकि हम लोग इस एफ आर को बराबर पुट कर सके इस पीटी के जो बाहर लोड लग रहा है। तो जितना हम लोग कर रहे हैं, जितना हम लोग अंदर इसको एम्बेडेड कर रहे हैं, दैट इज द एलडी डेवलपमेंट लेंथ, और ये मिनिमम लेंथ होगी क्योंकि इतना तो आपको देना ही देना है। कैसे मिनिमम पता चला? क्योंकि एफ आर इस लेंथ के रेस्पेक्ट में एफ आर बराबर हो गया इसके। अगर आपने इसका वैल्यू कम कर दिया और कम कर दिया तो ये लेस हो जाएगा, तो ये कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आप इसका वैल्यू बढ़ा देते हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन वो ज्यादा में हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि भाई एलडी इज द मिनिमम डेवलपमेंट मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट दैट इज एम्बेडेड इन कंक्रीट so that bond strength is equal to tensile force या tensile strength of bar। क्लियर हो गया सबको? यस और नो? राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है यही चीज को यहाँ पे देख रहे हैं। सो हियर इट इज, इन सबको हटा दीजिए, ये सारा अभी डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज द पीटी, दिस इज द पीटी टेंसाइल लोड। लिखो इसको क्विक। प्रवीण, रिफ्रेश योर अकाउंट, एवरीथिंग इज ओके? चलिए, तो ये बन लिख लिया होगा सबने, टाउ बी डी परमिसिबल एंड दिस इज द एलडी। तो डेवलपमेंट लेंथ जो है हमारे पास में, दिस इज द एलडी, ये हम लोग जो है निकालना चाहते हैं, राइट। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इट इज द मिनिमम लेंथ, अंडरलाइन करने वाली चीज है ये, इट इज द मिनिमम लेंथ, इट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट दैट इज एम्बेडेड इन कंक्रीट। एम्बेडेड का मतलब है अंदर लगाया गया है, एम्बेडेड इन कंक्रीट, सो दैट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इन टेंशन, स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इन टेंशन। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, strength of bond is equal to strength of reinforcement, strength of reinforcement in tension। strength of bond क्या होगा अगर हम देखें तो strength of bond हो जाएगा पाई इंटू फाई इंटू एल डी इंटू टाउ बी डी परमिसिबल, टाउ बी डी परमिसिबल इज इक्वल टू strength of reinforcement in tension। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू फाई स्क्वायर इंटू सिग्मा एस टी इंटू सिग्मा एस टी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखें तो पाई से पाई कैंसिल आउट, फाई से फाई कैंसिल आउट, फाई से फाई कैंसिल आउट। हमें निकालना है एल डी, तो ये एल डी जो दिया जाएगा दैट इज द, ये दिया जाएगा फाई इंटू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाउ बी डी परमिसिबल, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास इन WSM, ये हो जाएगा WSM। अगर हम LSM में वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा? LD इज इक्वल टू फाई एज इट इज रहेगा इंटू सिग्मा ST की जगह आ जाएगा 0.87 FY, 0.87 FY डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाउ बी डी परमिसिबल, टाउ बी डी परमिसिबल। दिस वैल्यू इज इन LSM, ये LSM में वैल्यू होगा और आप अच्छे से जानते हैं दिस इज द फॉर्मूला। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रवीण रिफ्रेश योर अकाउंट। चलिए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ जो WSM में यूज होगा, और ये हो जाएगा LSM के अंदर, तो दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ। अब यहाँ पे जब आप टाउ BD परमिसेबल का वैल्यू लिखेंगे, तो जब आप WSM की बात कर रहे हैं तो WSM वाली वैल्यू ये यूज करेंगे, दैट इज इन WSM। और अगर आप जब LSM की बात कर रहे हैं तो LSM के अंदर ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, दैट इज इन LSM। सो यहाँ पे आपको जो है रेस्पेक्टिव वैल्यू यूज करना है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर बार टेंशन में है या कंप्रेशन में, माइल्ड स्टील है या HYS स्टील है, रेस्पेक्टिव हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखना होगा आपको, ठीक है। चलिए, अब एक काम करते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं इसको लेके। ओके, सो नाउ क्वेश्चन लिखिए, what is the development length of the bar if HYSD steel and of the bar HYSD steel and M20 concrete is used, concrete use। पहला दे रखा है when bar is in tension, दूसरा दे रखा है when bar is in compression। जब बार टेंशन में हो और जब बार कंप्रेशन में हो, तो उसके लिए आपको करना क्या, डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू निकालना है। फटाफट सोल्व करने की कोशिश करिए। फॉर्मूला आपके पास में, मेथड कुछ नहीं बोला गया है, तो आप लोग इसको LSM में यूज कर सकते हैं, LSM में यूज कर सकते हैं। तो LD हम लोग ये जानते हैं, दैट इज 5 इंटू 0.87 FY डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD परमिसेबल, टाउ BD परमिसेबल। अब मेरे पास में बार टेंशन में है या कंप्रेशन में, वैल्यू जो चेंज होगा दोस्तों, दिस इज टाउ BD परमिसेबल वैल्यू चेंज, रेस्ट और कोई चेंज नहीं होना है, बाकी सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो टाउ BD परमिसेबल का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए हम ये जानते हैं माइल्ड स्टील बार अगर टेंशन में होती है, माइल्ड स्टील बार अगर टेंशन में होती है M25 कंक्रीट के लिए, तो टाउ BD परमिसेबल का जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज हाउ मच, दैट वैल्यू इज 1.4। माइल्ड स्टील बार अगर जो है वो टेंशन में है ना, और M25 कंक्रीट के लिए वैल्यू हो जाएगा 1.4। सो दैट वैल्यू इज 1.4, दैट वैल्यू इज 1.4। अब अगर मैं माइल्ड स्टील बार को अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूं HYSD में, जो कि मुझे बोला गया है, जो कि मुझे बोला गया है, और इसको मैं रखता हूं टेंशन में, अगर मैं इसको टेंशन में ही रखता हूं, तब मैं ये अच्छे से जानता हूं कि दैट टाउ BD परमिसेबल का जो वैल्यू होगा, दैट वैल्यू इंक्रीज बाय 60%। सो 1.60 इंटू 1.4, दैट वैल्यू इज 1.6 into 1.4, so that value is 2.24 megapascal, 2.24 megapascal। और अगर मैं इसको कंप्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूं, अगर मैं कंप्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूं, तब उस केस में टाउ BD परमिसेबल का जो वैल्यू हो जाएगा, that is 1.25 into 1.60 into 1.4, that value is, so this value multiply with 1.25, 2.8 megapascal, 2.8 megapascal। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या हो जाएगा, बार जब टेंशन में है, बार जब टेंशन में है, तो भाई हमारे पास LD जो होगा वो हो जाएगा that is 5 into 0.87 into 415 divided by 4 into tau BD permissible, so that value is 2.4। ये टेंशन के लिए है, so that value is 2.4। so यहाँ से आ जाएगा that LD is equal to 0.87 into 415
divided by 4 into 2.4, so that value is 37.615. क्योंकि मुझे डाया नहीं दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें फाइन की टर्म्स में ही निकालेंगे। ये 2.24 होगा, सॉरी दैट वैल्यू चेंज है, 2.24 है, मैं लिखने में मिस्टेक कर दिया, 2.24, so that value is 2.24 bracket 1, so this value is 40.30 40.305 होगा। दूसरा हो जाएगा बार इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में जो वैल्यू दिया जाएगा दैट इज 5 इंटू that is the 0.87 into 415 and that value into 4 into 2.8. so my dear friends, यहाँ से जो LD निकलेगा that LD is equal to क्या हो जाएगा, 2.24 की जगह वैल्यू आ जाएगा 2.80, so this value is equal to 32.245 megapascal, not megapascal, mm. That value is in mm, लेंथ है ना ये डेवलपमेंट लेंथ, दैट इज इन mm, और ये भी mm में हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है सॉल्यूशन करेंगे। बस इसमें जो वेरिएबल है आपके पास में जो आपको सोचना है दैट इज द वन, बाकी तो बस वैल्यू पुट करना है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 20 और 25 के लिए वैल्यू याद रख लीजिएगा, LSM और WSM दोनों का, जो मैं आपको एक बार नहीं कई बार अभी बोल चुका हूँ, बिकॉज ये वैल्यू अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नोट करो। रोड का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्फ जो कंक्रीट के अंदर लगा हुआ है, सरफेस एरिया निकालते हैं बेटा। विशाल, डेवलपमेंट लेंथ किस पर डिपेंड करेगी ऑलवेज, चलो वो भी बता देते हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा एरिया क्या रहता है, तो यार एक बात बताओ, एक काम करो, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मान लीजिए कंक्रीट का पार्ट है, इसको लिखते रहे बाकी लोग, ये मान लीजिए कंक्रीट है और मैंने कहा कि भी इतना सा लेंथ ऑफ एनफोर्समेंट में कंक्रीट के अंदर लगा रहा हूँ, तो ये मैंने अंदर लगा दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है बेटा, जो भी स्टूडेंट था उससे है कि बेटा एक चीज बताओ कि जो रेनफोर्समेंट का एरिया कंक्रीट के टच में है वो कौन सा है, क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया है? आंसर होगा नहीं, तो कौन सा एरिया? दिस सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर इनटू लेंथ, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया की अगर मैं बात करता हूं, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज द पेरीमीटर इनटू लेंथ, तो पेरीमीटर क्या होता है, पाई इंटू 5 इंटू लेंथ, लेंथ कितना होगा, जितना ये हम लोग बता रहे हैं, सो दैट अगर ये dx है तो dx लिख दो, अगर LD है तो LD लिख दो, और भी कोई नोटेशन नाम है तो उससे लिख दो, दैट्स वन। तो ये तो एक सरफेस एरिया को लेके डाउट था। दूसरा ये पूछा गया कि भाई LD जो है किस किस पर डिपेंड करता है, तो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज द इक्वेशन फॉर द LD एंड यू कैन सी हियर दैट LD depends on the dia of the bar, grade of the steel and permissible stress, and permissible stress depends on the grade of concrete as well as type of stress, यानी कि type of force, tension है, compression है, and type of steel। क्लियर है? तो LD जो है डाया पे, ग्रेड ऑफ स्टील पे,
ग्रेड ऑफ स्टील पे एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे एंड नेचर ऑफ द फोर्सेस पे, टेंशन है या कंप्रेशन उस पे भी डिपेंड करता है. सो वी कैन सी दिस वन. चलिए तो ये भी ध्यान रखिएगा.